हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बहुर में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है FMEA। तो FMEA क्या है? ये है फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि FMEA क्या होता है, FMEA की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, FMEA की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, FMEA को करने के क्या स्टेप्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और रिस्क ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो FMEA जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो नासा के द्वारा किया गया था 1960s में। उनका एक अपोलो प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने FMEA को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1970s में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है अमेरिका की, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया और काफ़ी ज़्यादा इसका वहाँ पे इस्तेमाल होने लगा। फिर 1994 में QS 9000 और APQP में इसकी रिक्वायरमेंट दे दी गई। और आज की डेट में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही हो, काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है ये। और इसको आप विद इन 6 सिग्मा और आउटसाइड 6 सिग्मा प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुली FMEA को अपने प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये आपके जो डिफेक्ट्स जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है उसको लगभग एलिमिनेट कर देता है उनके होने से पहले ही। तो FMEA के देखिए कि कितने प्रकार होते हैं। तो अगर बात करें तो 3 प्रकार FMEA के होते हैं। पहला है प्रोसेस FMEA जिसको PFMEA कहते हैं। तो प्रोसेस FMEA क्या, आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस या कोई न्यू प्रोसेस आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके फेलियर होने की कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस FMEA करते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन FMEA। तो डिज़ाइन FMEA क्या है कि अगर आप कोई न्यू डिज़ाइन कर रहे हैं कोई या कोई एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पोटेंशियल फेलियर की आप इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इस FMEA के अंदर। तीसरा आता है आपका सिस्टम SFMEA। तो सिस्टम FMEA के अंदर क्या होता है, आप इसको ब्रॉड वे में करते हैं। आप इसमें प्रोसेस या डिज़ाइन को कंसीडर ना करके पूरे सिस्टम को ही कंसीडर करते हैं जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी जैसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फिर बात आती है कि FMEA की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए FMEA क्या करता है कि आपके जो प्रोसेस या डिज़ाइन है उसमें अगर कोई फेलियर होने की चांसेस हैं उनको ही काफ़ी पहले डिटेक्ट कर लेता है उसके डिज़ाइन फेस के अंदर ही। अगर आप कोई प्रोसेस या डिज़ाइन को बना रहे हैं तो उसके इनिशियल लेवल में ही आप उसमें होने वाले फेलियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं FMEA से। उसके बाद क्या है कि अगर कोई फेलियर होने वाला आपके पार्ट के अंदर या कोई प्रोडक्ट के अंदर तो उसके एंड यूज़र और करंट यूज़र के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप उसमें उसकी सेवरिटी डिटेक्शन और अकरेंस तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना सेवर रहेगा। अगर वो फेलियर हो जाता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसकी अकरेंस कितनी फ्रिक्वेंटली रहेगी इसके ऊपर भी आप काम करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि करंट कंट्रोल्स क्या हैं आपके प्रोसेस के अंदर की, आपका जो प्रोसेस है वो डिफेक्ट को डिटेक्ट करने में या प्रिवेंट करने में इफ़ेक्टिव है या नहीं है। फिर बात आती है रिस्क की, जो कि आपके जो फेलियर है उसके रिस्क को क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना होता है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर रिस्क बेस्ड आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं और उसके हिसाब से भी आप अपना जो इम्प्रूवमेंट प्लान है, मॉनिटरिंग प्लान और इम्प्रूवमेंट प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं FMEA के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। देखिए FMEA आपके किसी भी न्यू या ऑलरेडी जो आपका प्रोसेस रनिंग में है उसके ऊपर या डिज़ाइन जो रनिंग में है उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रोसेस का बॉटलनेक है, जो पोटेंशियल फेलियर मोड्स हो सकते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप किसी रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर या किसी प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज आपके प्रोसेस के बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसको भी आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चेंज लाया अपने प्रोडक्ट के अंदर तो उसका आउटकम कैसा रहेगा, उसको भी आप इसके अंदर एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। इसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के वे में चलता रहता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स ये ला सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट एज इन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए, बट आपको कुछ डेटा चाहिए होंगे जैसे कि इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके कस्टमर के पास से कोई सिमिलर प्रोडक्ट को लेकर के कोई फेलियर के रिपोर्ट हो, फीडबैक रहा वो हो सकता है, या कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो इस प्रोडक्ट को लेकर के या प्रोसेस को लेकर के वो हो सकता है। आपके पास कोई सिमिलर प्रोडक्ट में या किसी प्रोसेस में आपका अपना डेटा जो आपका इंटरनल डेटा होता है फेलियर का वो, और उसके ऊपर जो आपने करेक्टिव एक्शंस लिए हैं वो आपके पास हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है।
इसके अलावा एक क्रॉस फंक्शन टीम होती है जिसमें आपके लगभग सारे डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रहती है FMEA के ऊपर। इसमें अगर पॉसिबल हो सके तो आप कस्टमर को, सप्लायर को, या अगर और कोई थर्ड पार्टी है आपकी, उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप्स क्या है FMEA करने के। तो सबसे पहले कि आपका जो प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं आप उनको एज ए इनपुट यूज़ करते हैं, उन सारे प्रोसेस को आप एक लिस्ट बना करके यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, उनके फेल होने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, तो हर प्रोसेस स्टेप के कितने फेलियर मोड्स हो सकते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका जो फेलियर मोड है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके पोटेंशियल कॉजेज़ क्या क्या हैं, जो फेलियर आपका हो रहा है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद आप जो रीजंस के बिहाफ पे सेवरिटी, अक्रेंस एंड डिटेक्शन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए अभी मैं आपको ब्रॉड वे में बता रहा हूँ, इसके बाद हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। उसके बाद आता है आपका RPN, जो कि आपका रिस्क प्रायोरिटी नंबर है। तो ये कैसे निकलता है, सेवरिटी, अक्रेंस और डिटेक्शन में जो हमने नंबर दिया उनको मल्टीप्लाई करके हमारा RPN निकलता है। फिर बात आती है कि करंट कंट्रोल्स क्या है, प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अभी क्या फैसिलिटीज़ है, इन जो प्रॉब्लम्स हम डिफ़ाइन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हम उनको लिखते हैं। उसके बाद आता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम उसको किस तरीके से रिस्क को कम करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। और लास्ट में आता है आपका कि जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया उनको किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होगा, उसको लेकर के एक एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो देखिए कि इस एग्जांपल में हम बात करेंगे कार ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, कि कार का एक ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसे फेल हो सकता है, उसके क्या क्या पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं फेल होने के, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके आज यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला है प्रोसेस। तो ये क्या डिमांड करता है कि व्हाट इज़ प्रोसेस स्टेप, हमें यहाँ पे जो प्रोसेस का स्टेप है उसको डिफाइन करना। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टेप हुआ ड्राइवर प्रेस ब्रेक टू स्टॉप और स्लो द कार। तो प्रोसेस स्टेप ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोसेस का आउटकम क्या है, जो प्रोसेस है उससे क्या होगा, उसका आउटपुट क्या है। तो भाई जब ब्रेक प्रेस की जाएगी या तो गाड़ी स्लो हो जाएगी या गाड़ी रुक जाएगी, जितने हिसाब से उस पर प्रेशर दिया गया। अब पोटेंशियल फेलियर मोड्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन व्हाट वे प्रोसेस गो रॉन्ग, मतलब कि क्या किस वजह से प्रोसेस फेल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं जिनसे पोटेंशियल फेलियर मोड्स हैं जो कि हमने डिफाइन करे, जिनसे प्रोसेस फेल हो सकता है। पहला है ब्रेक प्रेस बट कार डिड नॉट स्टॉप। तो इसके आगे क्या पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा अगर कार की ब्रेक, मतलब कार रुकती नहीं है ब्रेक लगाने के बाद भी, मे लीड टू एक्सीडेंट विथ सेवर इंजरी और डेथ। मतलब कि इस कंडीशन में क्या है कि या तो गाड़ी का एक्सीडेंट अगर होता है तो इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। सेवरिटी यहाँ पे हमने जो नंबर दिया है 10, अभी 10 हमने कैसे दिया, तो सेवरिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है लोअर 1 नंबर है और हाईएस्ट 10 नंबर है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रोसेस के फेल होने के बाद उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, कितना सेवर रहेगा। तो जहाँ पे डेथ होने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे 10 नंबर देते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल इंजरी हो सकती है, पार्शियल या फुली डिसेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे 9 नंबर या 10 नंबर भी देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से रैंकिंग में नंबर दिया जाता है। 1 नंबर मतलब कि बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट उसका होगा या नो इम्पैक्ट उसको कह सकते हैं। अब दूसरा रीज़न देखते हैं यहाँ पे, ड्राइवर नॉट एबल टू प्रेस ब्रेक पैडल, कि भाई जो ड्राइवर है ब्रेक दबाना चाहता है पर ब्रेक नहीं दबा पा रहा है। तीसरा है कि ड्राइवर प्रेस ब्रेक पैडल बट पैडल वॉज फ्री, तो उसने ब्रेक तो दबाई लेकिन पैडल एकदम फ्री था। तो तीनों ही कंडीशन में क्या है, एक्सीडेंट अगर होता है तो इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है, इसलिए तीनों में मैक्सिमम नंबर दिया गया। अब जो दूसरा फेलियर मोड है उसके आगे लिखा हुआ है ब्रेक पैडल जैम। पहले में क्या है कि ब्रेक पैड वियर ऑफ, तो ब्रेक दबाने के बाद गाड़ी नहीं रुकी, उसके पीछे रीज़न क्या था कि जो ब्रेक पैड है वो वियर ऑफ हो गया है, वो घिस चुका है पूरी तरीके से, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा है ब्रेक पैडल जैम, की जो ब्रेक का पैडल है वो बिल्कुल जैम हो गया, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। तीसरा क्या है कि ब्रेक वायर गॉट डैमेज, की जो ब्रेक की वायर है वही डैमेज हो गई, इसलिए जो पैडल था वो एकदम फ्री था और गाड़ी नहीं रुकी। तो अभी हमारे पास कंट्रोल मेथड्स क्या है, अभी व्हाट आर द करंट कंट्रोल मेथड दैट कैन प्रिवेंट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट। तो हमारे पास करंट कंट्रोल मेथड्स क्या है इनको रोकने के लिए। तो देखिए पहला क्या है कि भाई इंस्पेक्शन ड्यूरी ऑथराइज सर्विस बाय कार कंपनी, तो जो कार कंपनी ऑथराइज सर्विस करते हैं वो ब्रेक शू को चेक करेगी कि वो ठीक है या नहीं है, ब्रेक पैड कहीं घिस तो नहीं गए। दूसरे में भी क्या है कि ब्रेक पैडल को कंपनी जो भाई सर्विस करते हुए चेक करेगी पैडल कोई डैमेज तो नहीं है, उसमें डेंट या बैंड तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है।
और वायरिंग के लिए क्या है कि भैया वायरिंग की स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है जो प्रोसेस XYZ के अंदर किया जाता है कि वायर में स्ट्रेंथ है या कि नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये इस प्रोसेस से चेक किया जाता है। दूसरा अगेन सेम पॉइंट है कि इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ऑथराइज्ड सर्विस ऑफ द कार, ठीक है। और तीसरा है कि वायर लाइफ जो है डिफाइन कर दी गई है वही उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कि जो उन्होंने टेस्ट किया उसके बिहाफ पे उन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि फॉर समथिंग किलोमीटर के बाद जो ब्रेक वायर डैमेज हो सकती है कि 1 लाख किलोमीटर के बाद या 1.5 लाख किलोमीटर के बाद वायर जो डैमेज हो सकती है। अब यहाँ पे बात आती है अकरेंस की कि कितनी जल्दी हो सकता है। अगेन यहाँ पे सेम है कि जब लो लिखा हुआ है मतलब कि बहुत कम चांसेस है, और जब हाई लिखा हुआ है मतलब कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 नंबर दिया हुआ है मैंने एग्जांपल में, यहाँ पे भी 5 नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे 3 नंबर दिया है, मतलब कि जो ब्रेक की वायर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी वो कम है, पर इन दोनों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि पैडल जाम हो जाए या फिर आपका जो ब्रेक का पैड है वो भी खिंच जाए, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं फिर डिटेक्शन की कि भैया इनको हम डिटेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे नहीं है। तो डिटेक्शन में क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन। यहाँ पे आप उल्टा देखेंगे, यहाँ पे लो में 10 नंबर है और हाई में 1 नंबर है, तो मतलब डिटेक्शन की पॉसिबिलिटी अगर बहुत कम है तो 10 नंबर, और अगर हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं भैया कि यहाँ से स्किप होगा ही नहीं तो 1 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन चीज़ों के डिटेक्शन की जो पॉसिबिलिटी को मैंने दिया हुआ है 5 नंबर, 4 नंबर, और जो ब्रेक पैडल जो आपका ब्रेक वायर डैमेज होने को उसको 10 नंबर की, इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कार चलते हुए ब्रेक डैमेज हो जाए और पता लग पाए। यहाँ पे शू का ऐसा है, जो ब्रेक का पैड है उसका तो ऐसा है कि गाड़ी चलते चलते आपको पता रहेगा कि धीरे धीरे ब्रेक जो लगनी है वो कम हो रही है, तो ड्राइवर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। पैडल भी एकदम से आपका जैम नहीं होगा, वो भी क्या है कि कई बार रॉन्ग यूजेस की वजह से बैंड हो जाएगा तो उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक डैमेज होने का आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको क्या 10 नंबर दिए हुए हैं। तो RPM क्या निकल गया हमारा S × O × D, तो मतलब ये हमारा S हो गया सेवरिटी, फिर अकरेंस और लास्ट में डिटेक्शन। तो यहाँ पे हमारा 250 है, यहाँ 200 है और यहाँ 300 है, तो सबसे ज़्यादा हमारा 300 है। जो हमारी मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो 300 होनी चाहिए कि इसके ऊपर हमें सबसे पहले एक्शन लेना है, और दूसरे नंबर पे होना चाहिए 250 और उसके बाद 200, या आप इन सब के ऊपर साथ में भी एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेप्ट द रिस्क। तो एक्सेप्ट द रिस्क क्या होता है कि भैया आपने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉब्लम तो आएगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मली आपकी जो छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिनसे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, आप उनको कंसिडर कर लेते हैं कि इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरा है ट्रांसफ़र द रिस्क। तो ट्रांसफ़र द रिस्क क्या होता है कि आपने जो अपना रिस्क है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे कि भैया वो इसकी टेक केयर करेंगे, अगर कोई डैमेज होता है या कोई नुकसान होता है तो थर्ड पार्टी वाले इसको देखेंगे। तीसरा है रिड्यूस द रिस्क। तो रिड्यूस द रिस्क क्या है कि आप उसके ऊपर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेकर के उसको कम करेंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है। और अवॉइड द रिस्क होता है कि आपने उस प्रोसेस को ही या उस डिज़ाइन को एलिमिनेट कर दिया जिसकी वजह से रिस्क जनरेट हो रहा है कि भैया हम इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे, इसमें चेंज ला करके हम कोई दूसरा प्रोसेस निकालते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों केस के अंदर जो अपना रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, तो हम तीनों ही प्रॉब्लम के अंदर अपने रिस्क को कम करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है एक्शन, रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो गई थी RMS, अब यहाँ पे आ गया रिस्क ट्रीटमेंट प्लान RTP। तो इसमें क्या है, एक्शन फॉर रिड्यूसिंग द अकरेंस एंड इंक्रीज द डिटेक्शन। तो हमें अकरेंस को कम करना और डिटेक्शन को ज़्यादा करना है। तो पहला ब्रेक पैड के लिए क्या करा हमने, ब्रेक पैड लाइफ डिफाइनिंग किलोमीटर इन वारंटी कार्ड। तो हमने वारंटी कार्ड के अंदर किलोमीटर में डिफाइन करते कि इतना चलेगा, इससे ज़्यादा पे कस्टमर का रिस्क है। तो इसके लिए भी कोई टेस्ट वगैरह, जैसे जिस कंपनी से हम इसको ले रहे हैं उसके जो टेस्ट के हिसाब से हम उसको डिफाइन कर देंगे, अपनी इंटरनल टेस्टिंग के बिहाफ पे हम ये कर सकते हैं। दूसरा है पैडल प्रेस एंड रिलीज टेस्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रोसेस दिस। तो हमने क्या करा है कि एक प्रोसेस बना दी है, प्रोसेस ABC, जिसके अंदर हम पैडल का प्रेस और रिलीज टेस्ट करते रहेंगे ताकि हम उसकी लाइफ का पता लग पाए। तीसरा है हमने ब्रेक के लिए क्या करा है, ब्रेक वायर के लिए कि हमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कनेक्ट कर दिया ब्रेक वायर को। इनकेस अगर ब्रेक की वायर डैमेज होती है तो उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा और उसके साथ साउंड अलर्ट भी आएगा कि अगर ब्रेक डैमेज होती है गाड़ी चलते हुए तो सडनली आपको अलर्ट सिस्टम आ जाएगा कि ब्रेक वायर डैमेज हो गई है विद साउंड। तो ड्राइवर टाइम रहते हुए उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, भैया इसको करेगा कौन, वो विल फिनिश द टास्क। यहाँ पे किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे को इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जैसे मिस्टर A, मिस्टर B और मिस्टर
सेट, इन तीनों अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। और ये टारगेट क्या रहेगा, कब ये ख़त्म होगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट दी हुई है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस डेट को ये ख़त्म होना है। फिर लास्ट में आता है आपका एक्चुअल फिनिश डेट की उस काम को कब ख़त्म किया गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 1 2 3 मतलब सेम डेट पे इनको ख़त्म कर दिया गया है तीनों कामों को। तो ये अब आपकी एक एक्टिविटी हो गई। जब ये काम खत्म हो जाएगा आपको, आप दोबारा से इसमें आरपीएन इसका निकालेंगे, यानी कि सेवरिटी अकरेंस और डिटेक्शन आप दोबारा से डिटेक्ट करेंगे कि कितना कितना है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप हमें मेल कर सकते हैं gyanbhavar@gmail.com पे, या उसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।